टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए कल के रिकैप से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाल विवाह की रोकथाम सतत विकास लक्ष्य 3 का हिस्सा है, जो लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण से संबंधित है। दूसरा कथन, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 भारत में बाल विवाह की प्रथा पर रोक लगाता है। उपरोक्त में कौन सा या कौन से कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी केवल 2। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, रेड सैंडर्स केवल पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं। दूसरा कथन, रेड सैंडर्स का IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। आपको बताना था कि कौन सा या कौन से कथन गलत हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी दोनों कथन गलत हैं। तीसरा प्रश्न, लूखा नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह मेघालय के पूर्वी जयंतिया पहाड़ियों के दक्षिणी भाग में स्थित है। और दूसरा कथन, यह लूनार नदी यानी वाह लूनर से पानी प्राप्त करती है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या सही हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी दोनों ही कथन सही हैं। चौथा प्रश्न, तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए थे। यह सर्वेक्षण श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। इसमें संगठित क्षेत्रों में 10 या अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठान शामिल किए जाते हैं। यह सर्वेक्षण केवल विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों के लिए किया जाता है। आपको बताना था कौन से कथन सही है या सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी केवल 1 और 2। पांचवा प्रश्न, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा कथन, इसमें संकेतकों के रूप में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर का उपयोग किया जाता है। और तीसरा कथन, एक व्यक्ति को मल्टी डायमेंशनली गरीब कहा जाता है यदि वह 1/3 या इससे अधिक भारित संकेतकों से वंचित होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी केवल 2 और 3। छठा प्रश्न, अफगानिस्तान पर हुए G20 नेताओं के असाधारण वर्चुअल शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें मुख्यतः 3 बिंदुओं पीपल, प्लैनेट और प्रॉस्पेरिटी यानी लोग, ग्रह और समृद्धि पर फोकस किया गया। दूसरा, इसकी मेजबानी US ने की। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी केवल 1। सातवां प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा कथन, अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो तक होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आठवां प्रश्न, खबरों में रहा SAGE निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी टीकाकरण पर एक सलाहकार समूह। नौवां प्रश्न, S-400 मिसाइल सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। दूसरा, यह अमेरिका की टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम यानी THAAD से कम शक्तिशाली है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी ना तो 1 और ना ही 2 यानी सही कथन आपको बताने थे। और 10वां प्रश्न, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिजिस्तान और मंगोलिया। उपर्युक्त में से कौन से देश कजाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए यानी केवल 2, 3 और 4। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। तो चलिए अब अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट को लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली बार चर्चा की गई थी। दूसरा कथन, द राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट स्टॉकहोम घोषणा 1972 में निहित है। और तीसरा कथन, भारतीय संविधान पर्यावरण संरक्षण को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला दुनिया का पहला संविधान है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी केवल 2 और 3। विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने सर्वसम्मति से एक स्वच्छ यानी क्लीन और स्वस्थ यानी हेल्दी और टिकाऊ सस्टेनेबल पर्यावरण को सार्वभौमिक मानव अधिकार के रूप में मान्यता देने के लिए मतदान किया। सामान्य तौर पर मानव अधिकारों की अवधारणा द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1939 से 1945 के बाद उभरी थी, लेकिन उन मानवाधिकारों में राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट को कभी भी प्राथमिकता नहीं दी गई। इसलिए कथन 1 गलत है। द राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट वर्ष 1972 की स्टॉकहोम घोषणा में निहित है, जिसे लोकप्रिय रूप से मानव पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसलिए कथन 2 सही है। भारतीय संविधान पर्यावरण संरक्षण को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला दुनिया का पहला संविधान है। इसलिए कथन 3 सही है।
आप में से कई लोगों ने इसका सही जवाब दिया था। तो चलिए आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुनिया में सबसे अधिक प्रदूषण अमेरिका फैलाता है। और दूसरा कथन, COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 एक ऐतिहासिक पर्यावरणीय समझौता है जिसे 2015 में जलवायु परिवर्तन और इसके नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए अपनाया गया था। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी केवल दो। हाल ही में चीन ने संयुक्त राष्ट्र के एक संरक्षण शिखर सम्मेलन के दौरान विकासशील देशों में जैव विविधता की रक्षा के लिए एक नए कोष में $233 मिलियन देने का वादा किया है। दुनिया में सबसे अधिक प्रदूषण चीन फैलाता है, इसलिए कथन एक गलत है। पृथ्वी पर होने वाले कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 1/4 हिस्से के लिए चीन अकेले जिम्मेदार है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 यानी पेरिस समझौता एक ऐतिहासिक पर्यावरणीय समझौता है जिसे 2015 में जलवायु परिवर्तन और इसके नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए अपनाया गया था, इसलिए कथन 2 सही है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पूर्वी और पश्चिमी तट अब तक हीट वेव से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। हीट वेव पारंपरिक रूप से मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में देखी जाती हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD हीट वेव को क्षेत्रों और उनके तापमान के अनुसार वर्गीकृत करता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? केवल एक और दो, केवल 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी केवल 3। हाल ही में एक अध्ययन में बताया गया कि भारत में हीट वेव अब नए क्षेत्रों में भी देखा जा रहा है। इसमें कहा गया है कि अब तक हीट वेव से अप्रभावित रहने वाले पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र भविष्य में गंभीर रूप से इससे प्रभावित होंगे, इसलिए कथन एक गलत है। हीट वेव पारंपरिक रूप से मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में नहीं देखी जाती हैं, इसलिए कथन 2 गलत है। भारत मौसम विज्ञान विभाग हीट वेव को क्षेत्रों और उनके तापमान के अनुसार वर्गीकृत करता है, इसलिए कथन 3 सही है। तीसरा प्रश्न, हाल ही में कुछ शोधकर्ताओं ने 2012 की उल्का बौछार यानी मीटियोर शावर से संबंधित एक उल्का पिंड का अध्ययन किया। इस उल्का पिंड का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पृथ्वी के क्रमिक विकास यानी एवोल्यूशन के बारे में बताता है। दूसरा कथन, यह पृथ्वी की परतों के निर्माण को समझने में मदद करता है। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। केवल एक, केवल 2, 1 और 2, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। हाल ही में कुछ शोधकर्ताओं ने 2012 के उल्का बौछार से संबंधित एक उल्का पिंड का अध्ययन किया। यह उल्का पिंड उन्हें महाराष्ट्र के काटोल से मिला था। उल्का पिंड का अध्ययन पृथ्वी के क्रमिक विकास यानी एवोल्यूशन के बारे में बताता है। इसका अध्ययन पृथ्वी की परतों के निर्माण को समझने में भी मदद करता है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टैक्स हेवंस कुछ अपतटीय देश हैं जो विदेशी लोगों और व्यापारों को बहुत कम कर अदा करने या कर मुक्त होने की छूट देते हैं। दूसरा कथन, टैक्स हेवंस इस नीति का लाभ उठाने के लिए निवासिता या व्यापार उपस्थिति की मांग करते हैं। और तीसरा कथन, द स्टैंडर्ड फॉर ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट इंफॉर्मेशन का लक्ष्य अपतटीय निवेश रिपोर्टिंग के क्रियान्वयन में वृद्धि करना है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। विकल्प हैं केवल एक, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। हाल ही में एक रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि वैश्विक स्तर पर बड़े बड़े नेता और कुछ समृद्ध लोग अपनी संपत्ति को छुपा रहे हैं। टैक्स हेवंस आमतौर पर अपतटीय देश हैं जो विदेशी लोगों और व्यापारों को बहुत कम कर अदा करने या कर मुक्त होने की छूट देते हैं। साथ ही इस दौरान उन्हें एक अनुकूल राजनीतिक और आर्थिक वातावरण भी मुहैया कराया जाता है, इसलिए पहला कथन सही है। कथन 2 गलत इसलिए है क्योंकि ये देश निवासिता या व्यापार उपस्थिति जैसी कोई मांग नहीं करते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट इंफॉर्मेशन कर व्यवस्था के उद्देश्य के लिए वित्तीय खातों की सूचना के आदान प्रदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकमत को बढ़ावा देता है, इसलिए कथन 3 भी सही है। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 6G इंटरनेट का लक्ष्य एक माइक्रोसेकंड लेटेंसी संचार की स्थापना को समर्थन देना है। 6G तकनीकी में आवृत्ति के टेराहर्ट्ज बैंड का इस्तेमाल किया जाएगा जिसका अभी तक उपयोग नहीं हुआ है। तीसरा कथन, टेराहर्ट्ज तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर इंफ्रारेड तरंगों और माइक्रोवेव्स के बीच आती हैं। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। विकल्प हैं केवल एक, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी तीनों ही सही हैं।
हाल ही में सरकार ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी C.DOT को 6G इंटरनेट और दूसरी ऐसी ही तकनीकी को विकसित करने के निर्देश दिए हैं ताकि भारत वैश्विक बाजार के हिसाब से आगे बढ़ सके। एक माइक्रो सेकेंड लेटेंसी संचार की स्थापना करना 6G इंटरनेट तकनीकी के मुख्य लक्ष्यों में एक है, लिहाजा कथन एक सही है। 6G तकनीकी में आवृत्ति के टेराहर्ट्ज बैंड का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए दूसरा कथन भी सही है। और जो टेराहर्ट्ज तरंगे हैं वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इंफ्रारेड तरंगों और माइक्रोवेव्स के बीच आती हैं, इसलिए तीसरा भी कथन सही है। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IMF ने निश्चित विनिमय दरों पर परिवर्तनीय मुद्राओं की एक प्रणाली शुरू की एवं आधिकारिक रिजर्व के लिए गोल्ड को अमेरिकी डॉलर से बदल दिया। यह IMF और USA के बीच एक संघीय समझौते के तहत किया गया था। आपको बताना है कि कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी केवल एक, यानी पहला ही कथन सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान लगाया है कि भारत 2021 में 9.5% की वृद्धि दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। IMF की कल्पना जुलाई 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में हुए एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई थी। IMF ने निश्चित विनिमय दरों पर परिवर्तनीय मुद्राओं की एक प्रणाली शुरू की एवं आधिकारिक रिजर्व के लिए गोल्ड को अमेरिकी डॉलर से बदल दिया, इसलिए कथन एक सही है। यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्रेटन वुड्स समझौते के अनुसार किया गया था, इसलिए कथन दो गलत है। सातवां प्रश्न, नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन यानी अमृत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 500 शहरों में नागरिकों को नल कनेक्शन और सीवर कनेक्शन प्रदान करके लोगों के जीवन को आसान बनाने के मकसद से इसे 2015 में शुरू किया गया था। यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। यह मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से या कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2 या उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी केवल 2 और 3 गलत हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 यानी अमृत 2.0 अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 को 2025-2026 तक के लिए मंजूरी दी है। 500 शहरों में नागरिकों को नल कनेक्शन और सीवर कनेक्शन प्रदान करके लोगों के जीवन को आसान बनाने के मकसद से इसे 2015 में शुरू किया गया था, इसलिए कथन एक सही है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, इसलिए कथन 2 गलत है। और इसके अलावा यह मिशन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसलिए तीसरा कथन भी गलत है क्योंकि कथन में जल शक्ति मंत्रालय दिया गया था। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, इसे 2008 में लॉन्च किया गया था। ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया यानी BPPI इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। BPPI रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत काम करता है। आपको बताना है कौन से कथन सही है, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी 1, 2 और 3। सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा है। औषध विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स द्वारा 2008 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को एक अभियान के रूप में जन औषधि अभियान के नाम से शुरू किया गया था, इसलिए पहला कथन सही है। ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया यानी BPPI इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है, इसलिए दूसरा भी कथन सही है। BPPI रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत काम भी करता है, इसलिए तीसरा भी कथन सही है। 9वां प्रश्न, कैबिनेट समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इनका संविधान में उल्लेख नहीं है और रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत इन्हें बनाया गया है। दूसरा, आवास संबंधी कैबिनेट समिति और संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति को छोड़कर सभी समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। आपको बताना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। विकल्प हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2021-22 के लिए फॉस्फेटिक और पोटैसिक उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों के निर्धारण के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आवास संबंधी कैबिनेट समिति और संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति को छोड़कर सभी समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, इसलिए दूसरा कथन सही है। इसका संविधान में उल्लेख नहीं है और रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत इन्हें बनाया गया है,
इसलिए पहला भी कथन सही है। भारत में कार्यपालिका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के तहत काम करती है। 10वां प्रश्न, G20 शेरपा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक शेरपा देश या सरकार के प्रमुख का व्यक्तिगत प्रतिनिधि होता है। शेरपा आमतौर पर काफी प्रभावशाली होते हैं और उनके पास किसी भी समझौते के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होता है। आपको बताना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। विकल्प हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। सही जवाब है ऑप्शन ए यानी केवल एक सही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में बौद्धिक संपदा अधिकारों की छूट और नई व्यापार बाधाओं को दूर करने का आह्वान किया है। वे इटली में G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। एक शेरपा देश या सरकार के प्रमुख का व्यक्तिगत प्रतिनिधि होता है जो किसी अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में उसका प्रतिनिधित्व करता है। इस आधार पर पहला कथन सही है। शेरपा आमतौर पर काफी प्रभावशाली होते हैं, हालांकि उनके पास किसी भी समझौते के बारे में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता, इसलिए दूसरा कथन गलत है। और ये जो नाम है यह एक नेपाली एथनिक समूह शेरपा से लिया गया है जो हिमालय में गाइड के रूप में काम करते हैं। तो चलिए अभ्यास प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, डाई अमोनियम फास्फेट यानी DAP भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है। DAP में फास्फोरस की मात्रा उच्च होती है जिससे जड़ों का विकास तेजी से होता है। किसान आमतौर पर बुआई की शुरुआत में या ठीक पहले डाई अमोनियम फास्फेट उर्वरक का प्रयोग करते हैं। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। विकल्प हैं केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल तीन या फिर एक, दो और तीन। तो कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का जवाब देना ना भूलें। आपसे मिलेंगे इस प्रश्न के जवाब के साथ और कुछ नए प्रश्नों के साथ अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।